स्वागत है आपका हंट फॉर इंडिया स्मार्ट इन्वेस्टर के सीजन 3 में। शुरुआत करते हैं हंट फॉर इंडिया स्मार्ट इन्वेस्टर के सीजन 3 राउंड की। और ये एक बहुत ही ख़ास पहल है। इससे पहले 2 बार हम जयपुर में इनफैक्ट हंट फॉर इंडिया स्मार्ट इन्वेस्टर कर चुके हैं। जैसे कि आप भी जानते हो और आप में से कई लोग होंगे जो शायद इसमें हिस्सा बने होंगे या फिर हमारे साथ सहभागी हुए होंगे। हर बार कोशिश हमारी यही होती है कि हम किसी तरह से इस इवेंट को पहले के मुकाबले बेहतर बनाएं। और जो चैलेंज है, एक तरफ सबसे बेहतरीन कंटेस्टेंट को चुनना, सबसे बेहतरीन पार्टिसिपेंट को चुनना, और दूसरी तरफ जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसके मैसेज को और बेहतर बनाना, साथ ही और आसान बनाना, ये हमारी कोशिश होती है। और इसी में हम उम्मीद करते हैं हम कि इस बार भी सफल होंगे। सो लेट्स गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज टू द हंट फॉर इंडिया स्मार्ट इन्वेस्टर सीजन 3। तो जब जी बिजनेस और L&T म्यूचुअल फंड हम दोनों मिलकर ये सोच रहे थे कि इस चुनौती को और लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए और साथ ही उन लोगों को कैसे इस एक्टिविटी का हिस्सा बनाया जाए जो शायद स्टॉक मार्केट से थोड़ा डरते हैं या फिर जिन्हें ये लगता है कि स्टॉक मार्केट एक स्पेकुलेटिव एक्टिविटी है और यहाँ पर उनका कैपिटल सुरक्षित नहीं है। इसलिए इस बार हमने इस एक्टिविटी में एक नया आयाम जोड़ा है और वो जो नया आयाम है वो है म्यूचुअल फंड पर ख़ास फोकस। अब सबसे पहले हर बार हमारी कोशिश यही होती है कि जो डिसीजन मेकिंग होता है हंट फॉर इंडिया स्मार्ट इन्वेस्टर का, उसे और बेहतर कैसे बनाया जाए और साथ ही इसमें कुछ ऐसे आयाम जोड़े जाएं जिससे जो बाकी लोग जो कि अपने घर पर टेलीविजन्स पर इस शो को देखते हैं उनके लिए भी सीखने का मौका मिले। तो इस बार हमने जो शो का फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह से बनाया था कि जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उन सबको सबसे पहले हमने एक चुनौती दी थी ट्रेडिंग राउंड की, जो कि इनके लिए पहला स्टेप था, जो कि ऑनलाइन ट्रेडिंग है। लेकिन इसमें उन्होंने ऑनलाइन ट्रेडिशनल ट्रेडिंग नहीं की थी। उन्हें हमने चुनौती ये दी थी कि उन्हें एक इंडेक्स तैयार करना है। ये जो इंडेक्स है वो उनका खुद का इंडेक्स होगा जिसमें ए ग्रुप और बी ग्रुप के शेयर्स होंगे और इसकी जो बेंचमार्किंग है वो की गई थी सेंसेक्स के साथ। और उसमें जिन्होंने सबसे बेहतर परफॉर्म किया है उन 4 कंटेस्टेंट्स को यहाँ पर आने का मौका मिला है। आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 3 पोडियम क्यों है, इसका राज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो पोर्टफोलियो उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया, उस पर जो रिटर्न्स उन्होंने जनरेट किए, उस पोर्टफोलियो में सिर्फ बेहतर रिटर्न जनरेट करने से बात नहीं बनी। आज यहाँ पर उनके इस पोर्टफोलियो को जूरी भी सवाल उठाएगी, उस पर क्वेश्चन आंसर करेगी और उन्हें जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये पोर्टफोलियो उन्होंने क्यों कंस्ट्रक्ट किया। तो मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे खास मेहमान जो आज जयपुर में चुनने वाले हैं जयपुर का स्मार्ट इन्वेस्टर। गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज मिस्टर सुनील लाहिरी, हेड ऑफ इक्विटीज L&T म्यूचुअल फंड। सर, कैन वी हैव यू ऑन स्टेज प्लीज? मिस्टर प्रकाश काबरा हमारे साथ यहाँ पर हैं, प्रमोटर एंड MD प्रभात फाइनेंशियल सर्विसेज। और श्री VK शर्मा HDFC सिक्योरिटीज़ के। सर, कैन वी हैव यू ऑन स्टेज प्लीज? तो ये हैं आपके जूरी मेंबर्स, श्री सौमेंद्र लाहिरी, श्री प्रकाश काबरा और श्री VK शर्मा। ये यहाँ पर चुनेंगे कंटेस्टेंट्स में से सबसे बेहतरीन कंटेस्टेंट कौन है और उसके बाद आपके सवालों के जवाब भी देंगे। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा उन कंटेस्टेंट्स को, आपका परिचय भी करा देता हूँ उन कंटेस्टेंट से जो ट्रेडिंग राउंड में हिस्सा लेकर सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस कर यहाँ तक पहुँचे हैं। और मैं स्कोर्स आपको बता देता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपका परिचय कराना चाहूँगा मिस्टर अभिषेक परीख को। ये चौथे स्थान पर रहे थे ट्रेडिंग राउंड में, यानी इन्हें 10 में से 4 मार्क मिले थे ट्रेडिंग राउंड में। लेकिन जब वो यहाँ पर आए और उन्होंने देखा कि जयपुर की जनता के सामने उन्हें अपना फाइनेंशियल प्लानिंग प्रेजेंट करना है और फाइनेंशियल मार्केट के 3 दिग्गज जो जूरी मेंबर्स हैं वो उनके सामने होंगे और वो उनसे सवाल जवाब करेंगे, तो वो डर गए। अनफॉर्चुनेटली ही डेवलप्ड कोल्ड फीट और उन्होंने इस कॉन्टेस्ट से बैकआउट किया है। बट नेवर माइंड, उन्होंने ट्रेडिंग राउंड में वो चौथे स्थान पर रहे थे। ही स्कोर्ड 4 आउट ऑफ 10। जो तीसरे स्थान पर हमारे साथ कंटेस्टेंट रहे हैं वो है मिस्टर DP माथुर। मिस्टर माथुर, कैन वी हैव यू ऑन स्टेज प्लीज? प्लीज़ गिव हिम अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज। ये तीसरे स्थान पर रहे और इन्होंने ट्रेडिंग राउंड में 6
आउट ऑफ 10 स्कोर किया है। दूसरे स्थान पर रहे हैं श्री विजय शर्मा, ही स्कोर्ड 8 आउट ऑफ 10। कैन वी हैव यू ऑन स्टेज प्लीज़। और ट्रेडिंग राउंड में टॉप परफॉर्मर रहे हैं मिस्टर सुमन कुमार आहूजा, ही स्कोर्ड 10 आउट ऑफ 10। यानी जो ट्रेडिंग राउंड था इसमें इन्होंने पूरी तरह से आउट परफॉर्म किया है। लेकिन आपने जो भी स्टॉक्स का चयन किया था वो क्यों किया, कैसे किया, उन सब का जवाब अब आपको देना होगा यहाँ पर। आई विल प्रेजेंट देयर पोर्टफोलियो, जो पोर्टफोलियो उन्होंने सिलेक्ट किया था, और उसके बाद जो हमारे जूरी मेंबर्स हैं उनसे हम सवाल जवाब लेंगे फॉर द पोर्टफोलियो राउंड। देन विल मूव ऑन टू द फाइनेंशियल प्लानिंग राउंड। सो मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ सुमन आपसे। जो सुमन का पोर्टफोलियो है वो जिस समय अवधि में इन्हें ट्रेडिंग करना था, यानी 220914 से लेकर 101014 तक, उसमें सेंसेक्स का रिटर्न दरअसल नेगेटिव था, क्योंकि उस समय मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग हो रही थी। तो सेंसेक्स का रिटर्न जो था वो करीब 3.25% नेगेटिव था, यानी सेंसेक्स में नुकसान देखा गया था इन 3 हफ्तों की ट्रेडिंग विंडो में। लेकिन सुमन का जो पोर्टफोलियो है इसने आउट परफॉर्म किया और करीब आधे % का मुनाफा उन्होंने उस बाज़ार में कमा कर दिखाया जब मार्केट में नेगेटिव रिटर्न था। सुमन का जो पोर्टफोलियो है वो भी उसके जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो कुछ इस तरह से था। इन्होंने एनर्जी एंड पावर जनरेशन स्पेस में करीब 13% इन्वेस्ट किया था। बैंकिंग एंड फाइनेंस में इन्होंने 6% इन्वेस्ट किया। ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी स्पेस में 6%, ऑयल एंड गैस में 7%, एग्री में 7%, फार्मा एंड हेल्थ केयर में इनका एक्सपोजर 7% का था, टेक्सटाइल में 7%। सबसे ज़्यादा जो इनका एक्सपोजर था वो 2 क्षेत्र में था, एक है आईटी एंड टेलीकॉम और दूसरा रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जो बाकी इनके स्टॉक्स थे वो किसी कैटेगरी में नहीं आते हैं, दे आर पार्ट ऑफ दी अदर्स कैटेगरी, जहाँ पर इनका करीब 13% का एक्सपोजर था। तो सौमिंद्र, आप शुरुआत करना चाहेंगे। सबसे पहले सुमन ने जो इन्वेस्टमेंट किया था और इनका पोर्टफोलियो आपने देखा है, इसके आधार पर क्या पूछना चाहेंगे आप इन्हें? या कंग्रेचुलेशन सुमन, आपका पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्शन देख के मेरे को ये याद आता है, जब हम लोग पहली बार पोर्टफोलियो बनाते हैं तभी लार्ज कैप बड़ा स्टॉक्स भी होते हैं, छोटे स्टॉक्स भी होते हैं। अभी जब हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं कोई तो रैशनल होता है कि क्यों ये स्टॉक लिया गया है। तो आप हमको ये बता सकते हैं कि आपने इतना छोटे छोटे कंपनी क्यों लिया है आपके पोर्टफोलियो में? ओपलिन इन्फो सर, ये फाइनेंस एंड बैंकिंग का स्टॉक है। जो छोटे स्टॉक हैं कभी भी ये मल्टीबैगर साबित हो सकते हैं। 20 या 30% अपने को छोटे स्टॉक से अपने पोर्टफोलियो में लेके चलना चाहिए जी। अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं तो अपने को ये लेके चलना पड़ेगा। देखिए, जो मकसद है इस एक्टिविटी का वो यही है। आई मीन इट्स नॉट अगेंस्ट एनी कंटेस्टेंट, लेकिन क्या होता है कि पोर्टफोलियो जब आप बनाते हैं तो, और यही हमारी वजह होती है, जो चौथे कंटेस्टेंट जो इस समय यहाँ पर नहीं है उन्हें भी शायद यहाँ पे आके ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि पेपर पे पोर्टफोलियो बनाना या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग करना और फिर जब जूरी मेंबर्स आपसे सवाल करें तो तब उसका जवाब देना, आपकी जो भी प्लानिंग थी उसे डिफेंड करना, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। और ये जो अंतर है इसी के बीच में कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल प्लानिंग की लर्निंग है वो छुपी हुई है। यही हमारी कोशिश होती है। डू वी हैव मोर क्वेश्चंस फॉर हिम और डू वी मूव ऑन टू नेक्स्ट? ऑल राइट, एनीवेज, और ये सुमन बाय द वे इन्होंने सबसे ज़्यादा स्कोर किया था, बट सुमन आई एम सॉरी टू से आपने स्कोर सबसे ज़्यादा किया है, लेकिन सबसे बेहतर परफॉर्म करने के बावजूद आप अपना पोर्टफोलियो बिल्कुल भी डिफेंड नहीं कर पाए हैं। मतलब ये हमारा तीसरा राउंड है जयपुर, इससे पहले हम 2 शहर में गए हैं, लेकिन कंटेस्टेंट्स एटलीस्ट कुछ तो डिफेंड करने की कोशिश करते हैं अपने पोर्टफोलियो को। अगर वो करते हैं तो मतलब आपके घर पे अगर कोई छोटा बच्चा है और वो अगर कहीं जाकर 10 रुपये खर्च करके आता है तो वो भी घर पे आके बताएगा कि मैंने 10 रुपये क्यों खर्च किए हैं। तो आपको थोड़ा जिम्मेदारी से ये जो पोर्टफोलियो है उसे कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। आगे और अभी चुनौती बाकी है, तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट कंटेस्टेंट मिस्टर विजय शर्मा। ये दूसरे स्थान पर रहे हैं। नहीं, इनका रिटर्न वैसे ठीक है। जो सेंसेक्स का रिटर्न था वो ऑब्वियसली नेगेटिव था, क्योंकि ट्रेडिंग विंडो सारे देश के पार्टिसिपेंट्स के लिए एक ही थी। तो जो सेंसेक्स का 3.25% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न था, इसके अगेंस्ट में विजय शर्मा जी का जो पोर्टफोलियो है वो सिर्फ आधे % से थोड़ा ज़्यादा गिरा है। इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह से है। रियल एस्टेट एंड इंफ्रा में 17%, ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी में 33%, आईटी एंड टेलीकॉम में 13%, बैंकिंग एंड फाइनेंस 10%, एफएमसीजी एंड रिटेल 10%, कंज्यूमर अप्लायंसेस 7%, बाकी जो है इनके स्टॉक्स वो दैट इज़ अराउंड 13%।
मिस्टर काबरा। आपने बैंकिंग सेक्टर में 10% का वेटेज दिया है, रियल एस्टेट और इंफ्रा जी, जो कि अभी सेक्टर नहीं है उसमें आपने 17% का वेटेज दिया है, उसके पीछे आपका? रियल इस्टेट आपको एक स्टेबल इंडेक्स में, ये कुछ ऐसे सेगमेंट हैं जो आपको स्टेबल करते हैं, और क्योंकि आप किसी के लिए ये इंडेक्स अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें स्टेबिलिटी के हिसाब से मैंने इसको डाला। विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट कंटेस्टेंट मिस्टर डीपी माथुर। जो इनका पोर्टफोलियो था इसने भी सेंसेक्स के मुकाबले बेहतर परफॉर्म किया। 3.25% का नेगेटिव रिटर्न जो कि इंडेक्स का था, इसके मुकाबले इनका पोर्टफोलियो सिर्फ 1% गिरा। और जो इनके पोर्टफोलियो के जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनके पोर्टफोलियो का, इसमें इन्होंने रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर इसे करीब 20% का वेटेज दिया है। बैंकिंग एंड फाइनेंस 14%, ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी 13%, ऑयल एंड गैस एंड मिनरल्स 10%, आईटी और उससे जुड़े हुए क्षेत्र में करीब 10% का एक्सपोजर था इनका, फार्मा एंड हेल्थ केयर अनदर 10%, और जो बाकी स्टॉक्स हैं इनके वो अलग अलग कैटेगरीज के हैं, जो विच इज़ अ लार्ज 23% चंक। शर्मा जी, आपसे शुरुआत करते हैं। क्या पूछना चाहेंगे आप इनके पोर्टफोलियो के लिए? ये 20% आप रियल एस्टेट में क्यों दे रहे हैं? सबसे पहले जो है स्टॉक ये सेलेक्ट किए, उसके लिए पहले सेक्टर किया जो पिछले ट्रेंड में, क्योंकि ये पोर्टफोलियो जो बनाया गया था वो एक बहुत छोटे से पीरियड के लिए बनाया गया था, उसमें ध्यान में रख के उस सेक्टर को चुन के जिन शेयर्स के पीछे जो ऐसा लग रहा था कि वो राइजिंग ट्रेंड में है, उन शेयर की वजह से इनको। ऑलराइट, चलिए तो इसी के साथ इनका ये जो ट्रेडिंग राउंड था उसे हम यहीं पर समाप्त करते हैं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. जो अगला राउंड है वो होगा फाइनेंशियल प्लानिंग का राउंड। और जैसे मैंने कहा कि इस राउंड के लिए हमने हमारे जो दर्शक हैं उन्हीं में से कुछ एक प्रोफाइल्स मंगाई थी, और उन प्रोफाइल्स में से एक को चुना गया है जिनके लिए आज यहाँ पर ये तीनों कंटेस्टेंट प्लानिंग करने वाले हैं। जो चौथे कंटेस्टेंट हैं वो पहले ही मैदान छोड़ चुके हैं, तो ये तीन कंटेस्टेंट्स जो हैं वो अब अपना फाइनेंशियल प्लानिंग प्रेजेंट करेंगे। आप सबको मैं एक बार बस एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग अपनी प्रेजेंट करें, आपको अपनी प्लानिंग प्रेजेंट करने के लिए 3 मिनट का समय मिलेगा। तो 3 मिनट के भीतर आपको अपनी प्लानिंग जो भी है वो समझानी है। आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो आपके सामने स्क्रीन पर आएगी, और उसके बाद जूरी आपसे क्वेश्चन आंसर करेगी। और साथ ही ये भी आपको बता दें कि जो हमारे आज के इनके पोटेंशियल क्लाइंट हैं या फिर जो केस स्टडी हैं वो मिस्टर गौरव गुप्ता हैं। पहले उनसे एक छोटा सा परिचय कर लेते हैं, उनकी प्रोफाइल देख लेते हैं क्या है और किन के लिए इन्हें फाइनेंशियल प्लानिंग करती है, देन विल स्टार्ट द प्लानिंग राउंड। कैन वी हैव द एवी प्लीज? अड़तीस साल के गौरव गुप्ता पुणे के रहने वाले हैं और एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते हैं। गौरव के घर में उनकी पत्नी और 9, 6 और 2 साल की 3 बेटियां हैं। गौरव एक निश्चित आय पर अपना घर चलाते हैं और निवेश के अच्छे तरीके जानना चाहते हैं। गौरव की कमाई और निवेश के जरिए कुछ इस प्रकार है। गौरव की सालाना आय 30 लाख रुपए है। बात अगर लायबिलिटीज की जाए तो गौरव के दूसरे मकान का हाउसिंग लोन आउटस्टैंडिंग कुल 8 लाख है, जिसके लिए वे हर महीने 17,000 की EMI भरते हैं और साथ ही 10 लाख का कार लोन भी चुका रहे हैं। एसेट्स में गौरव के पास 2 फ्लैट हैं, एक 3 BHK और एक 2 BHK, जिसकी कीमत करीबन 1 करोड़ और दूसरे फ्लैट की 30 लाख रुपए है। गौरव के पास 2 फ्लैट्स भी हैं जिनकी कीमत करीबन 15 लाख है। गौरव ने 9 लाख का गोल्ड निवेश भी किया है और साथ ही एक गाड़ी है जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए है। निवेश के लिए गौरव 30,000 हर महीना लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड SIPs में इन्वेस्ट करते हैं और इस निवेश की अवधि है 10 से 15 साल। गौरव 30,000 हर महीने लाइफ इंश्योरेंस और 30,000 यूलिप प्रीमियम के तहत भी चुकाते हैं।
गौरव के शॉर्ट टर्म गोल में वो आने वाले 5 साल में कार और फ्लैट का लोन खत्म करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म गोल में अगले 10 से 15 साल में बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी और अपनी रिटायरमेंट के निवेश के लिए मार्गदर्शन है। तो ये है हमारे आज के पोटेंशियल क्लाइंट मिस्टर गौरव गुप्ता। और आपसे सुमन शुरू करेंगे प्रेजेंटेशन, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये आपने देखी है प्रेजेंटेशन जो भी थी, जो ये अब आपके पोटेंशियल क्लाइंट है और आप एज अ फंड मैनेजर इनके लिए प्लानिंग करने वाले हैं। एक अनोखी चीज़ इनकी प्रोफाइल में क्या है? मेरे को तो इसमें अनोखी चीज़ ये लगा है भी इनकी 3 डॉटर्स हैं। जबकि डॉटर्स में अनोखा क्या हो, तो काफ़ी लोगों की होंगी। नहीं, तीसरे पे तो वैसे भी इंडिया में थोड़ा अलग। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या बात कर रहे हो आप? ये क्या कह दिया आपने? नहीं। माथुर साहब, आपको क्या लगी अनोखी बात? ये एज के हिसाब से इनको तो जो इनकी एनुअल इनकम है वो बहुत अच्छी है, और इनने रियल इस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट है उनकी इनकम के हिसाब से कर रखा है। माथुर साहब, आप क्या करते हैं वैसे? मैं रिटायर्ड बैंकर हूँ, स्टेट बैंक बीकानेर जयपुर से रिटायर्ड हुआ हूँ। अरे वाह, तो कहीं काफ़ी लोगों के अकाउंट होंगे आपके यहाँ पे। आप क्या करते हैं विजय? गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ। ऑलराइट। और सुमन, आप क्या करते हैं? मैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड आप में हूँ। मैं अकाउंटेंट हूँ सर। हाँ, अकाउंटेंट हूँ सर। अकाउंटेंट हो आप। देखिए, एक चीज़ जो इनके, और ये आपकी जानकारी के लिए भी है बिकॉज ये मैं इतने सालों से ये इस तरह के इवेंट्स करता हूँ, जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है इस केस स्टडी में वो ये है कि ये उन चंद हस्तियों में से एक है जिनका हाउसिंग लोन का आउटस्टैंडिंग इनकी कार लोन से भी कम है। इनकी जो कार लोन है वो 10 लाख रुपए की है, लेकिन इनकी जो हाउसिंग लोन है आउटस्टैंडिंग वो सिर्फ 8 लाख रुपए की है। इट्स अ वेरी यूनिक थिंग। तो अब शुरू करते हैं। सुमन, विल स्टार्ट विथ यू। मिस्टर गुप्ता की मंथली सैलरी 2.5 लाख रुपए है। कार लोन की EMI इनकी 25,603 रुपये होगी, जो 4 साल में क्लियर होगी। फ्लैट लोन की आउटस्टैंडिंग 8 लाख रुपए है, वो भी 4 साल में क्लियर होगी। 1.5 लाख रुपए की इनके पास पुरानी कार है जिसको वो सेल आउट करेंगे और इसकी 5 साल के लिए FDR करवाएंगे, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू होगी 2,25,000 रुपये। इन फ्यूचर ये कार रिप्लेस कर सकते हैं। मिस्टर गुप्ता के पास 2 BHK फ्लैट है, वो 5,000 रुपये रेंट पे देंगे। इसके अगेंस्ट वो 25 साल का 3 करोड़ का टर्म प्लान लेंगे। इससे 40 लाख रुपए को वो फिर 4 साल के लिए FD करवाएंगे, जिसकी ब्याज दर 8.25% पर एनम होगी और अप्रोक्स मैच्योरिटी वैल्यू 66 लाख होगी, जिसको वो अपनी दूसरी बेटी जो कि 17 साल की एज होगी 26 लाख रुपए इंजीनियरिंग की पढ़ाई पे खर्च करेंगे। शेष 40 लाख को वो 3 साल के लिए फिर FDR करवाएंगे, जिसकी ब्याज दर 8% पर एनम होगी और अप्रोक्स मैच्योरिटी वैल्यू 50 लाख होगी, जिसको वो अपनी तीसरी बेटी को जब वो 17 साल की होगी डॉक्टर की पढ़ाई के लिए खर्च करेंगे। 26 साल की एज में अपनी दूसरी बेटी की शादी के लिए उनके पास 2 प्लाट हैं जिनकी ग्रोथ रेट 6% पर एनम के अनुसार तब 48 लाख वैल्यू होगी और 1 करोड़ 5 लाख रुपए उनके पास पहले से सरप्लस हैं और 1 करोड़ 53 लाख में ये दूसरी बेटी की शादी करेंगे। 27 साल की एज में वो अपनी तीसरी बेटी की शादी करेंगे। 55 की एज में 1 लाख रुपए पर मंथ की ये 5 साल के लिए RD अकाउंट खुलवाएंगे, जिसकी अप्रोक्स मैच्योरिटी वैल्यू 72 लाख रुपए होगी। उनके पास 3 BHK फ्लैट जिसकी फ्यूचर कॉस्ट ग्रोथ रेट 5% पर एनम के अनुसार 2 करोड़ 65 लाख रुपए होगी। और ये दोनों ही ये फ्लैट को बेच के भी और इसको गिफ्ट पर्पज से भी शादी में यूज़ कर सकते हैं। शर्मा जी। सुमन भाई, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे एक स्मार्ट इन्वेस्टर चुनने का तो है, साथ में इस शो का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो दर्शक टीवी पे देख रहे हैं या जो दर्शक यहाँ पे इतना मील चल के आए हैं, उनके लिए भी हम एजुकेशन में थोड़ा बहुत बोलें। तो आपके जो चूज़ किया है आपने फिक्स डिपॉजिट्स, उनके अंदर आपको मालूम है कि कितना पैसा इनका टैक्स का कितना जाएगा, कितना रेट पे इंटरेस्ट मिलेगा आपको? टैक्सेस में सर FDR में 10% जाएगा। मैंने तो अप्रोक्स ग्रोथ लिया ना। FDR में 10% क्यों जाएगा टैक्स में? FDR में 10% टैक्सेस लगेगा ना FDR की मैच्योरिटी पे। अरे भैया, फुल टैक्स 30 लाख तो उसकी इनकम है अगले की। हाँ, तो 30 लाख रुपए हैं सर। तो FDR ऑडियंस साइलेंस प्लीज। FDR पे तो सर ईयरली इंटरेस्ट लगेगा ना। नहीं, अरे भैया क्या कह रहे हो आप? टैक्स की बात कर रहा हूँ, इंटरेस्ट की नहीं कर रहा। कितना टैक्स कटेगा इनकम टैक्स में? 30% TDS और 10%। पाप, ये तो 30% ब्रैकेट में है। तो अगर आप कितना FD में इंटरेस्ट मिलेगा आपको? 8.5 9%। हाँ जी। अगर मैं 9% में पकड़ूं तो उसका 30% निकाल दो, 2 रुपये 70 पैसे, क्या बचा? तो सर इनका जो, अरे मेरी बात का जवाब दीजिए, कितना बचा? 9 - 2.7 कितना हुआ? कोई बात नहीं, 6.3%।
पिछला जो रिटेल इन्फ्लेशन था वो 5.4% आया था, उसको जाने दीजिए, 6% एक बार पकड़िए तो आपके हाथ में क्या आया? सर ये 38। सर प्लीज़, आप अपने पोर्टफोलियो के लिए नंबर 1 आना था, जो आपने करना था कर सकते हैं। ये आप अपने के लिए नहीं, एज ए फाइनेंशियल प्लानर आप दूसरे के लिए बना रहे हैं, तो आपको दूसरे के शूज़ में अंदर घुस के देखना पड़ेगा। एक तरफ तो आप कह रहे हैं रिस्क नहीं ले सकता, अभी रिस्क तो आप उसको मरवा रहे हैं पहले पूरी तरह से, उसके लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो ध्यान रखिए, आपको अपने लिए भी प्लानिंग करनी हो तो उसके अंदर आप लंबी अवधि के लिए कीजिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मेंटेलिटी से मत कीजिए। और जो भी है वो आप अगर नहीं से अपने हिसाब से नहीं चयन कर सकते हैं तो कम से कम एक फंड मैनेजर जो एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड वाला है उसको चुनिए और उसके फंड में पैसा डालिए। वो आपको इन्फ्लेशन से बेहतर और ओवरऑल मार्केट से बेटर रिटर्न आपको दे सकता है। चलिए अगले जो कंटेस्टेंट हैं उनके पास चलते हैं, लेकिन जो मैसेज इसमें कन्वे होता है वो शायद थोड़ा गंभीर है, जिसे आपको भी समझने की ज़रूरत है और ख़ुद आपको भी समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ अच्छी ट्रेडिंग कर लेने से, ट्रेडिंग में अच्छा रिटर्न जनरेट कर लेने से ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे फाइनेंशियल प्लानर भी बन जाएं। और जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं ख़ासकर दूसरे के लिए, तो आपको आपके घर में अगर आपका पड़ोसी आके आपको 2 लाख रुपए देकर जाएगा और कहेगा कि इसे संभाल के रखना, तो भी आपको टेंशन हो जाती है कि मुझे इसके पैसे संभालने हैं और कहीं हो गया तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो यही जो मकसद है वो पूरे देश में हम फैलाना चाहते हैं कि आप खुद के पैसे के साथ भी और दूसरे के पैसे के साथ भी जिम्मेदारी से बरतिए, ये काफ़ी ज़रूरी है। दैट इज़ वन ऑफ द मेन पर्पस ऑफ दिस एक्टिविटी। विजय, आपका समय अब शुरू होता है। सबसे पहले तो मैंने ये मान लिया है कि जो 2 BHK का जो इनका फ्लैट है उसको ये 10,000 रुपीज़ रेंट पे दे देंगे, जो इनकी इनकम में ही शामिल मैंने कर दिया है। 10,000 रुपीज़ में लिक्विड मनी जो कि मैं फ्लेक्सी बैंक अकाउंट में डालूंगा, ऐसे करके 2,06,500 रुपये इनके खर्च हुए हैं। 53,500 रुपये हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए हैं। गौरव गुप्ता जो हैं वो सिंगल ब्रेड अर्नर हैं फैमिली के, इनके लिए मैं जो है 15 लाख कवर का 5,000 पर मंथ के हिसाब से मेडिक्लेम पॉलिसी लूँगा और 23,500 रुपये जो हैं वो इक्विटी मार्केट में डालूँगा। और मैंने एक थोड़ा सा कंजर्वेटिव एंगल लिया है, जो आरडी जो है वो 5 साल बाद में जैसे 30 लाख, 10 साल बाद में 60 लाख, इस तरह से इसको हायर एजुकेशन में हेल्प करेगी। 10,000 रुपये मैं गोल्ड ETF में इनके लगाऊंगा और इक्विटी में जो पैसा है वो 12% ग्रोथ के हिसाब से मैं मानता हूँ कि शादी में इनके काम आएगा। थैंक यू। ऑलराइट, सौमेंद्र आप पूछना चाहेंगे? कंजर्वेटिवली आपने लिया है अक्रॉस द पोर्टफोलियो, बट मेडिक्लेम जो बोला है पूरा फैमिली कवर करके क्यों करना चाहते हैं? मतलब इनका तो ऑफिस से भी थोड़ा कवरेज होगा, तो फुल फैमिली कवरेज के लिए 5,000 में हो जाएगा इनका? एक्चुअल में इनका जो लाइफ कवर है वो जैसे अभी मैं मान के चलता हूँ कि 55,000 इनके पास सेविंग है, या ये अपना घर खर्चा चला लेते हैं, होम एक्सपेंडिचर मैंने माना है, तो 1 करोड़ का जो इनका जो ऑलरेडी चल रहा है टर्म प्लान इंश्योरेंस का, वो इनको अभी भी जैसे कुछ मिसहैपनिंग होती है तो 70,000 के करीब इनको पे करेगा, जो मेरे ख्याल से कहीं रिस्क है नहीं, इसलिए मेडिक्लेम को मैंने ठीक ठाक उसमें ही लिया है। ऑलराइट, वी मूव ऑन टू थर्ड कंटेस्टेंट। मिस्टर माथुर, आप तैयार हैं? आपका प्रेजेंटेशन, यू कैन स्टार्ट। जैसा पता है अपने गौरव गुप्ता जी के 2 गोल, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म 2 डिफरेंट गोल्स हैं। शॉर्ट टर्म में वो होम लोन और कार लोन को 5 साल में रिपे करना चाहते हैं। 17,000 रुपये उनकी EMI जा रही है हाउसिंग लोन की, जो 10.25% होम लोन रेट मानते हुए एडिक्वेट है 5 साल में लिक्विडेट करने के लिए। सेकंड, जो कार लोन है 5 साल की, उसकी 22,000 की EMI आएगी अगर हम उस रेट को करीब 12% पकड़ेंगे। इसके बाद इनके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, उसमें इनकी एजुकेशन डॉटर्स की, तो एजुकेशन के लिए हमने ये माना है कि वो 12th स्टैंडर्ड में जब आएंगी, जब उनको लार्ज अमाउंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, वो उसकी एज हमने आज के टाइम में 18 साल मानी है और शादी हमने 25 साल की मान के इसकी एनालिसिस की है। तो फंड रिक्वायरमेंट जो है 2023 में 20 लाख मानी है कि आज की तारीख में जो मैरिज का खर्चा होता है वो 12 लाख उनके हिसाब से होना चाहिए। उसको हमने इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट देते 20 लाख रुपए पकड़ा है। रिटायरमेंट के लिए जो अभी प्रेजेंट उनकी है खर्चा है, उस हिसाब से हमने 4.5 करोड़ का जो है एक फंड माना है, जो उनको
रिटायरमेंट के बाद एडिक्वेट रहे उनके एक्सपेंसेस मीट आउट करने के लिए, जो 2.5 से 3 लाख होंगे इन्फ्लेशन इम्पैक्ट लेते हुए। अभी जो उनके प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट है 30-30 हज़ार रुपये की वो दे रहे हैं, जो यूलिप म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस पॉलिसी, उनके लिए हमने सजेस्ट किया है कि उनको तीनों को पेमेंट ले लिया जाए, क्योंकि यूलिप जो है वो लंबे टाइम के लिए है, 40 साल का है, उसमें रिटर्न जो है वो 6 से 8% से ज़्यादा नहीं आते। म्यूचुअल फंड का हमें पता नहीं है कि उनने किस में कर रखा है, इसलिए हमने उसके लिए कहा है। इंश्योरेंस पॉलिसी हमने सरेंडर करने के लिए इसलिए कहा है कि उनको एक टर्म प्लान प्रपोज कर रहे हैं 2 करोड़ का 22 साल के लिए, जिसका कि एनुअल प्रीमियम 55,000 आएगा। माधुरी जी, काफ़ी अच्छा प्लान बनाया है आपने। थैंक यू सर। आपके एक्सपीरियंस्ड हैं इस मामले में। थैंक यू। लेकिन यहाँ पे एक जो चीज़ मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया जी, आपने इनका जो टर्म प्लान है जी, वो 22 साल का क्यों लिया? क्या लॉजिक है उसके पीछे? 22 साल उनके रिटायरमेंट की एज तक के लिए ले लिया। उसमें उनका जो है सारी लाइबिलिटी पूरी हो जाती है। सर 60 के बाद उनको इंश्योरेंस कौन देगा? तो एक एज ए प्लानर सबसे पहले आपको ये सोचना चाहिए कि जो भी मैक्सिमम आज मिल सकता है एज का उतना लेना चाहिए। ठीक है, 30 साल तक नहीं उनको, हाँ 30 साल तक जनरली मिल जाता है। ऐसी कंपनीज भी हैं, इंश्योरेंस कंपनीज, जो 75 साल की उम्र तक देती हैं इनकी उम्र में। तो जो 38 साल इनकी उम्र है, इनको 37 साल का दूसरा इंश्योरेंस मिल सकता है। और ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि आज जो आप एक्सपीरियंस 70 साल की तक का उम्र जो आप इंश्योरेंस ले रहे हैं, वो आज की उम्र पे आपका प्रीमियम डिसाइड होगा। अगर ये 60 साल की उम्र में इंश्योरेंस लेने जाएंगे, पहले अलबत्त में को देगा नहीं, और जब देगा तो इतना देगा कि ये लेंगे नहीं। सही है, तो ये ध्यान रखिए। काबरा जी, आपने एक जगह लिखा है SIP म्यूचुअल फंड 12,000 इन 5 फंड्स, 12,000 इन 5। 12,000 5 फंड में करेंगे सब। हाँ। 60,000 रुपए की करेंगे। फिर आपने नीचे अगेन SIP म्यूचुअल फंड 17,000। 17,000 का जो होम लोन का रिपेमेंट है 5 साल में हो जाएगा। अच्छा, उससे ये बढ़ा देंगे आप? उसको ये बढ़ा देंगे। और एक रेंट हमने सेकंड फ्लैट का माना है 10,000, उसको भी ये इसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। जैसा शर्मा जी ने और लहरी साहब ने कहा, ये मैं भी परचेज ऑफ प्लॉट लैंड में, क्यों ऑलरेडी इनका रियल एस्टेट में एलोकेशंस इतना है, ये आप एक इमोशनली या उसके लिए कि 3 डॉटर्स हैं गिफ्ट कर सकते हैं, बट आइडियली इट इज़ नॉट ए। नहीं, वो तो ठीक है सर, इनके पास जो सरप्लस फंड है वो इतने थे कि ये उसके बिना काम चला सकते आज थे। ये 12% नहीं तो ये उसको प्लॉट को भी सेल कर सकते थे, फ्लैट को भी रियल्टी सेक्टर में 12% का यील्ड नहीं आ सकता। ये 7.5 लाख रुपए कहीं भी कोई अच्छे फंड्स में या कोई भी डेप्ट फंड, टैक्स फ्री फंड। सही कह रहे हैं कि वो इमोशनली के हिसाब से ही मैंने वो तीनों का फ्लैट तो बनाया है। फाइनेंशियल प्लानर आपको इमोशन और सेंटिमेंट से ठीक है। मतलब आप कह रहे हैं इन्होंने इमोशनल अत्याचार कर दिया? नहीं, इमोशनल अत्याचार नहीं, इन्होंने उसको बेटर यूटिलाइजेशन, बेटर ऑप्टिमम उसको लेके ये उनके लिए बेटर प्लानिंग कर सकते थे। बिल्कुल। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ हम जो फाइनेंशियल प्लानिंग राउंड है इसे ख़त्म करते हैं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. जो अगला राउंड है वो है म्यूचुअल फंड क्विज का। इसमें नियम यह है कि 2 सवाल मैं आपको पूछूंगा, 2 में से किसी एक सवाल के लिए आप ऑडियंस से हेल्प ले सकते हैं। अच्छी चीज़ यह है कि यहाँ पर नेगेटिव रैंकिंग नहीं है, यानी अगर आप गलत जवाब दे भी देते हैं तो आपके मार्क्स कटेंगे नहीं, जितने हैं उतने ही रहेंगे। तो तैयार हैं आप तीनों? नियम क्लियर है? सुमन, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। पहला सवाल सुमन मैं आपके लिए स्क्रीन पर आपके आएगा। जो सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि STT जिसे कहते हैं, ये इनमें से किन इंस्ट्रूमेंट्स पर या फिर किन फंड्स पर लगता है? A डेट फंड्स, B लिक्विड फंड्स, C इक्विटी फंड्स या फिर D ऑल ऑफ द अबव? इक्विटी फंड। इक्विटी फंड्स सही जवाब है। इक्विटी फंड्स इज द राइट आंसर। दूसरा सवाल आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ मेजर ऑफ रिस्क फॉर इक्विटी फंड्स? ऑडियंस हेल्प। ऑडियंस हेल्प। सर, इट्स C एवरेज मैच्योरिटी।
सही जवाब है, एवरेज मैच्योरिटी इज़ द राइट आंसर। तो आपके लिए तो खैर चलिए अच्छा रहा ये राउंड, गुड राउंड फॉर यू। विजय आप तैयार हैं? ऑलराइट, आपका सवाल ये है कि विच वन मेजर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन डिनोट्स द लेवल ऑफ पोर्टफोलियो चर्निंग, यानी जो पोर्टफोलियो की चर्निंग होती है वो डिनोट करने के लिए इसमें से कौन सा मेजर या फिर जो मानक है उसे माना जाता है? एवरेज मैच्योरिटी, R², टर्नओवर रेशियो या शार्पे रेशियो? ऑडियंस। ऑडियंस में से किन से लेना चाहेंगे आप ये सवाल? अंकल बचाइएगा इनको। टर्नओवर रेशियो इज़ द राइट आंसर, टर्नओवर रेशियो इज़ द राइट आंसर। आपके लिए अगला सवाल इस राउंड का, वाई म्यूचुअल फंड्स बेनिफिट फ्रॉम द इकोनॉमीज ऑफ स्केल? ए, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, बी, लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ ट्रेड, सी, रिस्क रिडक्शन या डी, नन ऑफ द अबव? ए, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन इज़ द रॉन्ग आंसर। जो सही जवाब था वो है लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ ट्रेड यानी बी। मिस्टर माथुर आप तैयार हैं? पहला सवाल म्यूचुअल फंड राउंड का वो है, पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन होने से कम क्या होता है? ए, सिस्टमैटिक रिस्क, बी, अनसिस्टमैटिक रिस्क, सी, बोथ ए एंड बी या डी, नाइदर ए नॉर बी? बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी इज़ एक्चुअली नॉट द करेक्ट आंसर। जो सही जवाब है वो है कि अनसिस्टमैटिक रिस्क जो होता है वो जब आप पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो इससे कम होता है। सो द आंसर इज अनसिस्टमैटिक रिस्क। आखिरी सवाल इस राउंड का आपसे, डिविडेंड यील्ड ऑफ अ स्टॉक इज व्हाट? ए, डिविडेंड पर शेयर, बी, डिविडेंड पर फेस वैल्यू, सी, डिविडेंड पर शेयर टू द करंट मार्केट प्राइस, डी, नन ऑफ द अबव? ऑडियंस साइलेंस। डिविडेंड पर शेयर इज़ द रॉन्ग आंसर। जो सही जवाब था वो था सी, डिविडेंड पर शेयर टू द करंट मार्केट प्राइस। इसी के साथ हम ये राउंड समाप्त करते हैं। ऑडियंस आपके लिए मेरे पास कुछ अलग से और भी सवाल हैं जो मैं इस राउंड के बाद आपसे लूँगा, जिसके लिए विल गेट प्राइजेस। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. हंट फॉर इंडिया स्मार्ट इन्वेस्टर सीजन 3 का आखिरी राउंड अब शुरू होने जा रहा है और वो है रैपिड फायर। कुल मिलाकर 12 सवाल हम 4 कंटेस्टेंट्स में पूछते हैं, बट सिंस देयर आर ओनली 3 ऑफ यू वी विल स्टिल रिटेन द फॉर्मेट। तो कुल मिलाकर 12 सवाल हम पूछेंगे। आखिरी राउंड है रैपिड फायर राउंड। प्लीज गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में कितनी करेंसी नोट छापने की प्रिंटिंग प्रेस हैं? 10 सेकेंड्स। 4 इज द राइट आंसर। अगला सवाल, कुल मिलाकर 12 सवाल लेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले विश्व में जो प्लास्टिक या फिर पॉलीमर की बैंक नोट्स हैं वो कौन से देश में इंट्रोड्यूस हुई थी जिसने इससे पेपर करेंसी को रिप्लेस किया था? 2 सेकेंड मैंने एक्स्ट्रा भी दे दिया है। ऑस्ट्रेलिया इज़ द राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले जो अपनी पेपर करेंसी है उससे रिप्लेस करने के लिए प्लास्टिक और पॉलीमर की बैंक नोट्स इंट्रोड्यूस की थी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग मैंडेटेड बाय सेबी फॉर प्राइवेट कंपनीज एंड PSUs रिस्पेक्टिवली? बोलिए। ए 25 और 10, ये सही जवाब है। जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके लिए 25% और जो पब्लिक कंपनीज हैं उनके लिए 10%। राइट आंसर। जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, एक इमेज आएगी सामने स्क्रीन पर, इसमें 2 लोगो हैं और कुछ इमेजेस होंगी, कुछ लोगोस होंगे। आपको ये बताना है कि ये जो 2 इनमें समानता क्या है। कैन वी हैव द इमेज प्लीज? बोथ आर हिंदुजा ग्रुप। इज द राइट आंसर। ये दोनों जो हैं इनके मालिक हिंदुजा ग्रुप हैं, हिंदुजा समूह, ये इन दोनों कंपनीज को ओन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, while the long term capital gains tax on exchange traded equity is presently nil, the short term capital gains tax is how much percentage of profits? 10%। ये 15% है सर, नॉट 10%। दिस वाज द रॉन्ग आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, एक बैंक जो कि अभी भी ऑपरेट करती है
इसकी स्थापना दरअसल फ्रीडम फाइटर लाला लाजपत राय ने की थी सन 1895 में, और ये इसकी स्थापना की गई थी एज अ पार्ट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट। ये कौन सी बैंक है? SBI। 1895। ऑडियंस में से कोई बताएगा? इट्स पंजाब नेशनल बैंक इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। LIBOR is a benchmark rate that some of the world's leading banks charge each other for short-term loans. What does it stand for? इसका full form क्या है LIBOR का? लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। Is the right answer. London Interbank Offered Rate LIBOR, ये सही जवाब है। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, आपकी स्क्रीन पर फिर से एक बार एक इमेज आएगी, और ये जो इमेज है इसमें दरअसल एक लोगो है। ये जो लोगो है वो एक ऐसी ब्रांड का है जो कि एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन द इंडियन कॉर्पोरेट एंड अ फॉरेन कॉर्पोरेट। आपको ये बताना है कि ये लोगो किस चीज़ का है। कैन वी हैव द इमेज प्लीज़? टाटा ग्रुप एंड सिंगापुर एयरलाइंस इज़ द राइट आंसर। टाटा ग्रुप एंड सिंगापुर इज़ द राइट आंसर। चलिए, आपने 2 जवाब गलत दिए थे लेकिन अच्छी रिकवरी की आपने वहाँ से। क्वेश्चन नंबर 9। विश्व में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व US के पास है। भारत का रैंक गोल्ड रिजर्व्स के मामलों में कौन से स्थान पर आता है? हमारे पास जो टोटल गोल्ड रिजर्व्स हैं दैट इज़ 558 टन्स गोल्ड रिजर्व्स। भारत का स्थान इस सूची में कौन से स्थान पर है? एट्थ। ये गलत है जवाब। भारत के पास विश्व में 11वां सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व है, क्योंकि रिजर्व है, दिस इज़ नॉट अबाउट कंजम्पशन। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में एक चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन मेकर पर प्रतिबंध लगाया गया है भारत में इनके फ़ोन्स बेचने से, और ये जो लॉ सूट है वो दरअसल एरिक्सन ने फाइल किया था इस कंपनी के अगेंस्ट में फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ इट्स पेटेंट्स। ये कौन सी कंपनी है जिसके फ़ोन बैन किए गए? Xiaomi is the right answer. Xiaomi is the right answer. Question number 11. Apart from KYC, it is mandatory for intermediaries, including mutual funds, to carry out IPV of all its new investors. ये जो IPV है इसका full form क्या है? 10 सेकेंड हो गए। in-person verification is the right answer. In-person verification is the right answer. आखिरी सवाल इस राउंड का। स्क्रीन पर एक इमेज आएगी विच इज़ अ मॉफ्ड इमेज, और इसमें 2 भारत के प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट्स का या फिर जो उद्योगपति हैं उनका चेहरा छुपा हुआ है। आपको इन दोनों को पहचानना है और बताना है कि ये कौन है। इसमें अक्सर इस तरह के सवाल में होता है कि ऑडियंस पहले ही कूद पड़ती है। बैठे रहिएगा, प्लीज़ डोंट आंसर, पहले उनको बजर प्रेस करने का मौका दीजिएगा। कैन वी हैव द इमेज प्लीज़? टाइम अप। लास्ट क्वेश्चन, कोई ऑडियंस में से बताना चाहेगा? मिस्टर राहुल बजाज एंड अनिल अंबानी इज़ द राइट आंसर। राहुल बजाज एंड अनिल अंबानी, इन दोनों के चेहरे छुपे हुए थे इस इमेज में, राहुल बजाज एंड अनिल अंबानी। चलिए, तो इसी के साथ जो हंट फॉर इंडिया स्मार्ट इन्वेस्टर सीजन 3 है इसका कंपटीशन राउंड यहीं पर समाप्त होता है। ऑल ऑफ यू प्लीज़ गो बैक टू योर सीट्स। अब जजेस फैसला करेंगे आपकी किस्मत का, बट बिफोर दैट दे डिज़र्व a huge round of applause from all of you, definitely. Thank you. Now, I think without wasting much time, मैं जूरी को भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा so that you can ask your questions. Sir, can we have you on stage please? साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर रमेश मालू को फ्रॉम मालू फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। ये भी हमें ज्वाइन करेंगे फॉर द Q&A सेशन, and all the 3 jury members. Can we have you on stage please? Give them a huge round of applause. Okay, so we'll start from this side. यहाँ से कौन पूछना चाहेगा सवाल? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आप लोगों ने ये कई सारे बाइफर्केशन और मिस्टर गुप्ता के बारे में फाइनेंशियल प्लान अभी बताया, जैसे कोई ले मैन है जिसको इसकी सारी नॉलेज नहीं और उसके पास में कोई ये लेटर सपोज 25 लाख रुपए है, तो ऐसी कोई सॉफ्टवेयर या इस तरह का कोई प्लान है जिसके अंदर वो फिट करके मैक्सिमम बेनिफिट और सारे तरह टैक्स रिबेट कर सके? ऐसा प्लान का सॉफ्टवेयर है अवेलेबल। फिनमेट्री का एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अपना एज और अपना रिस्क प्रोफाइल के लिए आप पूरा डाल सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में, एज ग्रुप के बारे में, अपने गोल।
ऐसे सॉफ्टवेयर और भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर। लेकिन ये फ्लक्चुएट भी तो करते हैं साहब हर एक चीज़। फ्लक्चुएशन तो हमेशा रहेंगे, उसमें आपको मोटा मोटी एवरेज पकड़ना पड़ेगा कि पास्ट क्या एवरेज रहा इन्फ्लेशन का और क्या इंटरेस्ट रेट का रहा, वो आप उसमें मोटा मोटी डाल सकते हैं। मेरा नाम सुरेंद्र है सर। पिछले 6 मंथ में जो इक्विटी मार्केट बढ़ा है, इंडेक्स बढ़ा है, तो अभी जो पुराना इन्वेस्टमेंट है पिछला 1 साल 1.5 साल से जिनका है, तो उन्हें अब क्विट करना चाहिए या नया इन्वेस्टमेंट और करना चाहिए या कहाँ तक बने रहना चाहिए? इक्विटी एज अ जो एक एसेट क्लास है, ये इन्फ्लेशन को बीट करती है और आपने इसमें लगा रखा है पैसा, आप उसमें टाइमिंग करना चाहते हैं बिकॉज मार्केट इतना ऊपर बढ़ गया है, तो मेरे ख्याल से अगर आपका समय ऐसा है और आप खुद के लिए पूछते हैं तो आप बहुत ही यंग हैं, तो मेरे ख्याल से इसके अंदर आप लंबी अवधि के लिए पैसा डालिए। ऑलराइट, आई हैव टू कटिल द Q&A राउंड, क्योंकि एक इसकी इंटरेस्टिंग वजह है। वो वजह मैं आपको बताता हूँ। जो स्कोर्स हैं उसमें एक यूनिक सिचुएशन है। मैं सबसे पहले जो तीसरे स्थान पर रहे हैं कंटेस्टेंट, उनका नाम अनाउंस करूँगा। तीसरे स्थान पर रहे हैं सुमन कुमार आहूजा। इनका टोटल स्कोर है 33.3। पोर्टफोलियो का जो Q&A राउंड था, इसमें इन्हें बस 2 मार्क मिले हैं आउट ऑफ 10। केस स्टडी में 4.3, ये शायद अब तक का लोएस्ट स्कोर है। म्यूचुअल फंड क्विज़ में इन्होंने सही किया था, लेकिन जो बजर राउंड है इसमें भी इन्हें 1 ही मिल पाया, बिकॉज एक इनका गलत सवाल जो इन्होंने जवाब दिया था उसके चलते 1 मार्क कट हो गया था। सो ही इज़ एट नंबर 3। बट पहली बार हंट फॉर इंडिया स्मार्ट इन्वेस्टर के 3rd सीजन में ऐसा हुआ है कि 2 कंटेस्टेंट्स के बीच में टाई हुआ है। सो वी हैव अ टाई हियर बिटवीन ऑब्वियसली मिस्टर विजय शर्मा एंड मिस्टर DP माथुर। इन दोनों के बीच टाई हुआ है और दोनों का जो स्कोर्स है आप देख सकते हैं 39.3 है। ये पहली बार ऐसा हुआ है। गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। बहुत बार, अब रियलिटी शो हमने बहुत बार सुने हैं, बट ऐसा बहुत कम जगह पे होता है कि एक कंटेस्टेंट डर के लास्ट मिनट पे अपना नाम वापस ले ले और फिर जो 3 कंटेस्टेंट्स हैं उनमें से 2 में टाई हो जाए। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़, क्योंकि अब टाई हुआ है, अब ये थोड़ा फुटबॉल टाइप सिचुएशन हो गया। फुटबॉल में टाई होता है तो देन वी हैव पेनल्टी शूट आउट, पहले एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। यहाँ पे आप दोनों से मैं 3-3 सवाल पूछने वाला हूँ। ऑलराइट, पहले आपसे विजय एंड देन मिस्टर माथुर आपसे। जो सवाल हैं वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। मैं म्यूचुअल फंड रिलेटेड 3 सवाल आपसे पूछूंगा विथ ऑप्शंस। आप ऑप्शंस देख पाएंगे स्क्रीन पर, लेकिन क्योंकि टाई हुआ है, हर सही जवाब आपको 2 मार्क दिलाएगा। ऑलराइट, यू विल गेट एडिशनल 2 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। हर गलत जवाब पे आपका 1 मार्क कम हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, बिकॉज हो सकता है 2 सवाल आपके सही हो जाए, तीसरे में आप कंप्लेसेंट हो जाएं, कहीं अगर गलत ऑप्शन आपने सिलेक्ट कर लिया तो आपका 1 मार्क कम हो जाएगा। बट दिस इज़ रियली क्लोज। आज तक किसी राउंड में इस तरह से टाई नहीं हुआ है। तो विजय आपसे शुरू करते हैं। बिफोर दैट लेट्स गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, बिकॉज अगर आपने स्कोर का ब्रेकअप देखा हो तो एक राउंड ऐसा था जिनमें एक कंटेस्टेंट का स्कोर 0 था, इसके बावजूद दोनों के बीच में टाई हुआ है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो विजय आपसे शुरू करते हैं। मैं पहले आपसे 3 सवाल लूँगा और फिर माथुर साहब आपसे 3 सवाल लूँगा। जो आपके लिए सवाल है स्क्रीन पर विजय, वो है कि who is the primary guardian for holding the investors' assets from the following option: A. Trustee, B. AMC, C. Custodian, or D. Registrar? It's registrar, D. D. Registrar. ये गलत जवाब है। This is the wrong answer, but I'll complete this round. गलत जवाब है ये। Question number 8 आपके लिए। Which one of the following options a value fund manager does not consider? Stocks which are currently undervalued, B. AMC stocks whose worth will be recognized by the stock exchange in a long run, C. high current yield, या D. long term capital appreciation? I think it's D. long term capital appreciation. ये भी गलत जवाब है। जो सही जवाब है वो है C. high current yield. लास्ट क्वेश्चन टू यू, उसके बाद मिस्टर माथुर आपकी बारी है। क्वेश्चन अगला जो तीसरा है आपके लिए वो है कि विच ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग इज एन ऑल्टरनेटिव टू लिक्विड फंड? ए. सेविंग्स अकाउंट, बी. बैंक FD, सी. डायरेक्ट इक्विटी, या डी. नन ऑफ द अबव? नहीं, आई विल गिव इट टू यू। आप सेविंग्स अकाउंट बोल रहे थे ना, ये सही जवाब है सेविंग्स अकाउंट। माथुर साहब आपका नहीं आया था टाइम, तो
2 गलत जवाब दिए हैं मिस्टर शर्मा ने और 1 सही जवाब दिया है. ऑल राइट. एंड नाउ सर अब आपकी बारी है. आप गोल कीजिएगा, ठीक? गोल पोस्ट दिख रहा है ना आपको? तो आपके लिए जो अगला सवाल है, इस राउंड का पहला सवाल वो है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉलेटिलिटी मेजर्स इज नॉट यूज्ड फॉर डेट फंड? ए बीटा, बी स्टैंडर्ड डेविएशन, सी वेरिएंस या डी मॉडिफाइड ड्यूरेशन? बीटा. इट इज बीटा इज द राइट आंसर. अगला सवाल आपके लिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्क इज नॉट एसोसिएटेड विथ इक्विटी फंड्स? ए क्रेडिट रिस्क, बी लिक्विड रिस्क, सी सिस्टमैटिक रिस्क या डी इंटरेस्ट रेट रिस्क? इंटरेस्ट रेट रिस्क. वाओ, ये गलत जवाब है. ऑल राइट, लास्ट क्वेश्चन. द बॉटम अप अप्रोच ऑफ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन बिगिंस एट ए इकोनॉमी लेवल, बी सेक्टर लेवल, सी सिक्योरिटी लेवल या डी असेट क्लास लेवल? असेट लेवल, क्लास लेवल. ये गलत जवाब है. नहीं, सो वन मोर क्वेश्चन नाउ आई हैव टू टेक. भाई इससे ज़्यादा मेरे पास है भी नहीं, इससे ज़्यादा सवाल तो आप डिसाइड कर लो आपस में, या तो आप मैच फिक्सिंग कर लो दोनों अंदर. आई विल टेक वन क्वेश्चन नाउ. अगेन विजय, मैं आपसे एक सवाल लूँगा और आपसे भी एक लूँगा. सही मार्क 2 मार्क मिलेंगे आपको सही जवाब देने पे, और गलत देने पे 1 आपका माइनस हो जाएगा. ऑल राइट. विजय, आपके लिए सवाल स्क्रीन पर. द अपवर्ड एडजस्टमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द यूनिट्स ऑफ डेट म्यूचुअल फंड इज कॉल्ड ए वैल्यूएशन, बी इंडेक्सेशन, सी बेंचमार्किंग या डी रिविजन? इट्स सी बेंचमार्किंग. ये गलत जवाब है. सी बेंचमार्किंग इज द रॉन्ग आंसर. इट इज एक्चुअली बी इंडेक्सेशन. So Jury, I'll take a question from Mr. Mathur, right? All right. Which one of the following funds is considered to be least risky? A liquid fund, least risky. A liquid fund, B equity fund, C balance fund या D monthly income plan? Balance fund. ये भी गलत जवाब है. बाय द वे, इट इज लिक्विड फंड. ऑल राइट, ओके. मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे, उसके बाद मैं आई विल लीव इट टू जूरी. आई विल टेक वन क्वेश्चन नाउ. आप दोनों में से जो पहले हाथ ऊपर करेगा, सर आप थोड़ा प्लीज़ एक्सरसाइज अ बिट, उनको जवाब देने का मौका मिलेगा एंड होपफुली सही जवाब देंगे आप, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ. कॉर्पोरेट टैक्स लेविड ऑन डिविडेंड paid by companies to their investors is known as what? Dividend distribution tax. ये तुक्का मार रहे हैं क्या आप? आपको पता है यहाँ पे आप गलत बोलेंगे तो घर जाना पड़ेगा. कॉन्फिडेंट है आप? Confident. ये सही जवाब है. Dividend distribution tax is the right answer. So give them a huge round of applause. And Mr. Mathur यहाँ से अब इनफैक्ट जाएंगे अगले राउंड में, जो कि होगा हमारा नेशनल राउंड. That's for विजय. लेकिन काफ़ी अच्छी फाइट दी इन्होंने. वेरी वेल डन विजय. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिस्टर माथुर, जो बने हैं जयपुर के स्मार्ट इन्वेस्टर. हंट फॉर इंडिया स्मार्ट इन्वेस्टर सीजन 3 में जयपुर राउंड के विजेता. वेल डिजर्व्ड. गिव हिम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज. और इस इनाम के साथ ही गेट्स टू गो टू द नेशनल राउंड. यहाँ से आगे नेशनल राउंड में जाएंगे. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका एंड ऑडियंस आपका भी. ये हमारी फेसबुक ऑडियंस के लिए हमारा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर. म्यूचुअल फंड्स आर कॉस्ट इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स बिकॉज ऑफ ए डाइवर्सिफिकेशन, बी इकोनॉमीज ऑफ स्केल, सी कन्वीनियंट एडमिनिस्ट्रेशन या डी नन ऑफ द अबव. लॉगिन कीजिए हमारे फेसबुक पेज पर और जीतिए 3 लकी वाउचर्स लकी ऑडियंस के लिए.